आना दाना शुरू करो आना थाका मैं मासू ओके सो आज की हमारी स्टोरी होने वाली चार दोस्तों के बारे में जो होता है विनय, अभिषेक, प्रतीक एंड नयन, जैसे उसके दोस्त पुजारी बुलाया करते थे। तो नयन के जो पेरेंट्स के दोस्त होते थे ये उन्हीं के बेटे होते थे, तो ये सारे फैमिली फ्रेंड्स होते हैं। और नयन के डैड का एक फार्म हाउस होता है जहाँ पे उसके डैड और बाकी सबके डैड बेसिकली वेकेशंस के लिए जाते थे और बचपन में इन्हें भी लेके जाया करते थे। पर जब ये बड़े होते हैं अपनी अपनी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, कोई स्टडीज़ में, कोई जॉब में, कोई रिलेशनशिप में। पर एक दिन विनय प्लान बनाता है कि क्यों ना हम वापस फार्म हाउस पे जाएं और थोड़े मज़े करें, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा बिजी लाइफ हो गई है, सबको थोड़ा टाइम निकालना चाहिए अपने लिए। तो ये लोग बात करते हैं और प्लान बनाते हैं और हाँ, ये डिसाइड करते हैं कि उस फार्म हाउस पे जाएंगे, थोड़ी कैंपिंग करेंगे, थोड़ी फिशिंग करेंगे और काफ़ी सारे प्लान्स बनाते हैं। और एक दिन एक पर्टिकुलर डे डिसाइड करके ये लोग निकल जाते हैं अपने फार्म हाउस के लिए। और वहाँ पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि हाँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है, पर इन्हें थोड़ा और मज़े चाहिए थे। तो पास ही में रिवर होती है, तो नयन का प्लान होता है कि क्यों ना हम लोग कैंपिंग करें, क्योंकि फार्म हाउस पे तो कोई भी ऐसे आके रह लेता है, ज़्यादा मज़े नहीं आते। बट कैंपिंग करते हैं, टेंट लगाते हैं, एक्चुअल फन करते हैं। तो ये लोग अपना सारा बोरिया बिस्तर उठा के निकल जाते हैं और अभी दोपहर हो रही होती है, तो ये लोग सोचते हैं कि कुछ फिशिंग भी कर लेंगे पहले। और जैसे कि ये लोग करते हैं, ये लोग पहले फिशिंग के लिए निकलते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक अच्छी खासी मछलियाँ पकड़ते हैं, काफ़ी बार फिशिंग करते हैं। बट मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इनमें से जो पंडित होता है यानी कि नयन, उसका कैरेक्टर होता है थोड़ा सा डरा हुआ बंदा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरी सुनता था। हाँ, तुम लोगों की तरह ही, पर वो काफ़ी ज़्यादा हॉरर स्टोरी सुनता था और वो बहुत ज़्यादा जल्दी डरने वाला बंदा होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल चीज़ों में बिलीव करता था। ऑन दी अपोजिट अभिषेक, जो कि बिल्कुल नहीं डरता था, उसे मज़ा आता था हॉरर चीज़ों में, उसकी मज़ा आता था पंडित को डराने में और इस तरह की चीज़ें करने में। और बाकी दोनों हाँ एवरेज से दोनों बस अभिषेक के साथ मस्ती करते थे। तो अब होता क्या है कि फ़िशिंग करते टाइम, मतलब सारे लोग फ़िशिंग में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, बट आई डोंट नो, कभी कभी होता है कि ऐसी जगह पे कुछ लोग जिन्हें ज़्यादा डर लगता है, उन्हें सफोकेशन होता है। तो यहाँ पर नयन को थोड़ा सा सफोकेशन होने लगता है और वो थोड़ा सा डरने लगता है, उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसे देख रहा है। आई मीन ऐसी जगह पे ऐसा होना कभी कभी बनता है ऐसे लोगों के लिए। तो वो ये चीज़ अपने दोस्तों को बताता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसे देख रहा है। और उसके बाकी दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि भाई ऐसा मत कर यार, अभी तो ट्रिप स्टार्ट भी नहीं हुई, तो अभी से शुरू हो गया, चिल थोड़ा सांस ले, लंबी सांस ले, ठीक हो जाएगा। पर उसे सच में ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, वो हर जगह झाड़ियों में देख रहा है, जंगलों में देख रहा है, बार बार उसकी नज़र यहाँ वहाँ जा रही है। और वो ये चीज़ फिर से अपने दोस्त से बोलता है, तो अब उसके दोस्त सच में उसका ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। अभिषेक बोलता है, यार तू पुजारी, तू बंद कर यार मुँह, तू पुजारी है ना, 2-3 मंत्र फेंक के मार, उस पर ठीक हो जाएगा, डील कर। क्योंकि ऑब्वियसली वो जंगल थोड़ा सेफ था, उनके फार्म हाउस के ज़्यादा दूर नहीं आए थे वो, तो उन्हें ज़्यादा डर लग नहीं रहा था। और क्या ही हो सकता है, जंगली जानवर वहाँ पे है नहीं और भूत जैसी चीज़ों पे अभिषेक मानता नहीं है। तो ऐसा ही चलता है और पंडित थोड़ा खुद को संभालने की कोशिश करता है और वो खुद को बिजी करता है बाकी के साथ, ताकि उसे ये सब ना लगे। उसका ऐसे टाइम बीतता है, शाम होती है। अब यहाँ पर अभिषेक जाकर टेंट निकालता है, बाकी दोनों दोस्त आते हैं, वो हेल्प करते हैं टेंट को लगाने में। और नयन और प्रतीक बाहर जाके कैंप फायर जलाते हैं और ये सब करके ये लोग तैयार हो जाते हैं, आराम से खाते पीते हैं। तो ये सब करते करते मछलियों को पका, मतलब जिस भी तरीके से उन्हें बनाया हो वो करके खाते हुए उन्हें 9 से ज़्यादा बज चुके थे। अब टेंट के अंदर जाकर अभिषेक उन्हें अपना प्लान बताता है, क्योंकि वो डेफिनेटली जस्ट ऐसे बोर होने के लिए तो आया नहीं होगा। हर ग्रुप में कोई ना कोई होता है जो प्लान करके आता है कि हमें ट्रिप पे क्या क्या करना है। और अभिषेक अपने बैग से निकालता है एक फेक ओइजा बोर्ड, डीजा बोर्ड, आई थिंक काफ़ी अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। मैं कम्प्लीटली श्योर हूँ मैं इसे गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट अगर तुम लोग सही प्रोनाउंसिएशन पता है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई कैन। बट अभी के लिए अभिषेक श्योर था कि ये फेक वीजा बोर्ड है, क्योंकि उसने खुद बनाया होता है और उसे लगता था कि नयन ने वीजा बोर्ड नहीं देखा होगा तो वो ऐसे ही डरा देगा। तो वो एक फेक वीजा बोर्ड बनाया था, तो दिखने में ही फेक लग रहा था क्योंकि उसने खुद बनाया था वो। बट हाँ, थोड़ा बहुत रियलिस्टिकली बनाया था, ऐसे नहीं कि बस कुछ ही बना दिया है। बट ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट बनाया था, क्योंकि अभिषेक को भी थोड़ा वो मानते नहीं था भूतों में, बट डेफिनेटली वो एक रियल वीजा बोर्ड के साथ मस्ती नहीं करने वाला था, वो इतना स्टूपिड नहीं था। अब वो बाकी दोनों को प्लान बताता है कि हम प्रतीक को इससे डराएंगे। जैसे ही वो ये गेम खेलेगा, हम धीरे धीरे अपनी फिंगर्स को जानबूझ के
उसके नाम की तरफ उसका नाम बना देंगे बोर्ड पे, या फिर कोई भी डरावनी चीज़ बना देंगे और ऐसा करके उसे डराएंगे। और ये इन लोगों का प्लान था। और अभी इस टाइम पे प्रतीक बाहर बैठे हुए कैंप फायर के पास, और ये लोग ये प्लान कर रहे हैं। और थोड़े ही टाइम में प्रतीक भी अंदर आ जाते, क्योंकि ऑब्वियसली रात हो रही थी। और उसे हाँ, जैसे ही वो रियलाइज़ करता है मैं अकेला बाहर बैठा हूँ और बाकी दोनों काफ़ी देर से अंदर है, वो भी अंदर आ जाता है। और फिर जैसे ही पंडित पुजारी वहाँ अंदर आता है, वो लोग उसे बताते हैं कि चलो हम कुछ खेलते हैं। और वो उसे काफ़ी फोर्स करते हैं कि हाँ चलो वीजा बोर्ड खेलते हैं, उसे बोलते हैं। बट पुजारी इतना डरपोक था ना कि वो मानता ही नहीं है। वो लोग उसे काफ़ी तक मनाते हैं बट वो नहीं मानता है। तो एट द एंड ये लोग भी हार जाते हैं। बट अब कुछ करने के लिए था नहीं। पुजारी अपना फ़ोन लेके कोई एक मूवी लगा के बैठ जाते, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा था किसी के फ़ोन में भी। वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा दूर था फार्म हाउस शहर से, और वो और ज़्यादा जंगल की डेप्थ में जा चुके थे। मतलब इतना भी नहीं, बट फिर भी वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे। नाउ ये तीनों डिसाइड करते हैं कि कोई नहीं, चलो टाइम पास के लिए खेलते हैं वीजा बोर्ड। क्या पता हमें कुछ सच में कुछ मिल जाए। मतलब ऑब्वियसली नहीं मिलेगा क्योंकि उसने वो फेक बनाया था, बट वो टाइम पास लिए खेलते हैं। और अभिषेक विंक करता है, तो इन लोगों को लगता है कि हाँ इसके पास कोई प्लान होगा अभी भी पुजारी को डराने का, चाहे वो ना भी खेले। तो पुजारी पीछे बैठ तो जाता है, पर वो अपनी तिरछी नज़रों से फिर भी देख रहा होता है ये लोग क्या कर रहे हैं। वो बोर्ड को देख के स्मग करता है कि क्या फेक बोर्ड बना के मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। बट फिर भी उसकी तब भी हिम्मत नहीं होती है कि वो उन लोगों के साथ जाके खेले। इवन तो उसे पता है कि वो बोर्ड फेक है, नहीं उसकी हिम्मत तब भी नहीं होती है। तो अगर तुम लोग को ओइजा बोर्ड के बारे में नहीं पता तो एक ब्रीफली तुम लोग को बता देता हूँ। ये एक बोर्ड होता है जिसपे एक पेन रखते हैं, और इसका यूज़ होता है कि स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए। नॉट पर्टिकुलरली किस टाइप की स्पिरिट, तुम्हारे आसपास जिस भी तरह की होती है उससे कांटेक्ट करने के लिए मोस्टली। इस अगर तुम इसका यूज़ करोगे इवन रियल वन, तो कोई तुम्हें आंसर नहीं करेगा, क्योंकि उनका भी अपना डिसीजन होता है कि उन्हें तुमसे कांटेक्ट करना है या नहीं करना है। कभी कभी तुम्हारे आसपास अच्छी स्पिरिट्स होती हैं तो वो तुमसे बात करने के लिए आ जाती है कि तुम्हें बताएं, तुमसे क्वेश्चन पूछते हो, मतलब प्रीवियस लाइफ के बारे में कि क्या हुआ था, क्या कैसा था, तुम कौन थे, वो तुम्हें आंसर करती हैं। बट यहाँ पर तुम्हारे आसपास किसी भी तरह की स्पिरिट हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी हो, कभी कभी बुरी भी होती हैं, और वो तुम्हें सच में हार्म करने की कोशिश करती हैं, तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, तुम्हें पोजेस करने की कोशिश करती हैं, तुम्हारे आसपास चीज़ें गिराती हैं, और कभी कभी गुस्सा भी हो जाती हैं। सो इसलिए अगर तुम लोग ज़रा भी सोच रहे हो कि तुम लोग ओइजा बोर्ड खेलोगे तो नहीं सोचने का, इवन फेक वन, क्योंकि फेक और रियल आई डोंट नो कि कुछ फ़र्क भी पड़ता होगा, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें इस स्टोरी में पता चलेगी होंगे। सेकेंड, ओइजा बोर्ड मस्ट बी क्लोज्ड आफ्टर यूज। थर्ड, द ओइजा बोर्ड मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। फोर्थ, never use Ouija board in your home. Fifth, never use Ouija board when you are ill or deliberated condition. और लास्ट, तुम लोग अपनी फिंगर उस जो पिन बनी होती है उसे तब तक नहीं उठा सकते हो जब तक तुम लोग स्पिरिट को गुड बाय एंड थैंक यू नहीं बोल देते उनके टाइम के लिए। आई मीन ओइजा बोर्ड के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नीचे लिखा होता है गुड बाय। तुम्हें अपनी पिन को वहाँ पे लेके आना पड़ता है और गुड बाय बोलना पड़ता है, और उन्हें बोलना पड़ता है थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ताकि तुम लोग अप्रिशिएट करो उनके टाइम को। और स्पेशली तुम्हें गुड बाय बोलना पड़ता है। गुड बाय बोलना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले तुम उस पिन से हाथ नहीं उठा सकते, नो मैटर वॉट, क्योंकि जैसे मैंने बोला ईविल स्पिरिट जा सकती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा कोशिश यही करेंगी तुम उस पिन से अपना हाथ हटाओ, क्योंकि जैसे ही तुमने कोई रूल तोड़ा यू गोना बी इन सो मच ट्रबल। ओके, तो ये होते हैं ओइजा बोर्ड के कुछ रूल्स। और अब यहाँ पर तीनों दोस्त अभिषेक, विनय और प्रतीक ये बोर्ड को खेल रहे होते हैं, और वो रैंडमली यहाँ हाथ घुमा रहे होते हैं और वो पूछते हैं इफ समवन इज हियर मेक अस फील योर प्रेजेंस। अभी ये लोग अभिषेक को देख ही रहे होते हैं कि हाँ ये कोई मस्ती करेगा। सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि वहाँ से पुजारी देख रहा है। बट देन अगेन वो सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इफ समवन इज हियर मेक अस फील योर प्रेजेंस। अभी भी कुछ नहीं होता है। बट यहाँ पर अब मतलब पुजारी देख के थोड़ा सा स्मग कर रहा होता है, तो ये लोग कुछ सोच ही रहे होते हैं कि हाँ अभिषेक कुछ करेगा करेगा करेगा। बट तभी वो पेन मूव होती है धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ, और वो आगे जाते 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 8 की तरफ जाके रुकती है।
और अभिषेक उसे थोड़ा मूव करता है क्योंकि ऑब्वियसली उनका प्लान था कि ये लोग पुजारी का नाम बनाएंगे वहाँ पर और उसे थोड़ा डराएंगे। बट वो फिर से 8 की तरफ आती है। अब वो एक दूसरे को देखते हैं कि यार बंद करो, हमें नयन को डराना है, 8 की तरफ मत लेके आओ। और अगर तुम्हें इसका मतलब नहीं पता, इसका मतलब ये है कि जब भी वो पिन 8 की तरफ आती है इसका मतलब ये है कि तुम्हारे आसपास कोई बहुत ही ज़्यादा ईवल स्पिरिट है। और जब भी ऐसा होता है तुम्हें बस गुड बाय करके वहाँ से निकल लेना चाहिए उस सिचुएशन से। ये चीज़ इन्हें नहीं पता थी क्योंकि इन्हें एक भी रूल नहीं पता था, सिर्फ इसके कि पिन से हाथ नहीं उठाना है। तो अब वो उसे गुड बाय की तरफ लेके आने लगता है और सोचता है कि नहीं हो गया बहुत। और पीछे से जो पुजारी होता है वो वॉशरूम के लिए बाहर की तरफ जाता है और जैसे ही अभिषेक उसे गुड बाय की तरफ लाने की कोशिश करता है उसे फील होता है पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है और उसे रोक दिया है। वो कोई नहीं बल्कि वो होता है पुजारी। पुजारी उसकी आंखों में देखता है। पुजारी की आंखें पूरी लाल हो चुकी थी इस पॉइंट तक। वो उसे गुस्से में देख रहा था और कह रहा था अभी नहीं, तुम इसे अभी नहीं रोक सकते। और ये देख के अभिषेक की पूरी फट चुकी है क्योंकि पुजारी इतना गुस्से से उसे कभी बात नहीं करता है। उसकी आंखें जिस तरीके से लाल हैं अभिषेक के फेस के जस्ट सामने, वो थोड़ा सा डर रहा है लेकिन वो हिम्मत करके बोलता है पुजारी क्या कर रहा है यार, हाथ छोड़ मेरा। और वो ऐसे बोल ही रहा होता है और वो बाकी को बोलता है यार पुजारी को समझाओ यार, ये क्या पागल हो गया है। बट अभी विनय और प्रतीक की ज़्यादा फटी पड़ी है क्योंकि वो देखते हैं कि वो जिससे बात कर रहा है वो वहाँ पर है ही नहीं। पुजारी तो पीछे अपने फ़ोन में बैठ के मूवी देख रहा है। वो अभिषेक को देख रहा है और वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या ये हमारे साथ कोई प्रैंक कर रहा है, क्या इसे पंडित नहीं मिला डराने, तो क्या ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही अभिषेक पीछे अपने दाईं तरफ पलटता है वहाँ पर कोई मूवी नहीं देख रहा होता है, तो वापस से वो बोलता है नहीं पंडित मेरे बगल में है, वो मेरा हाथ पकड़ के रोक रहा है मुझे। तो वो जैसे ही देखता है अपने बगल में, उसके बगल में पंडित नहीं होता है। वो पूछता है कि पंडित अभी ये तो यहीं था, वो कहाँ गया। देन प्रतीक और विनय उसे बोलते हैं कि हम लोग कब से यही बोल रहा हूँ तेरे पीछे बैठ के मूवी देख रहा है यार, पंडित बोलना ऐसे कुछ। दोनों पंडित को बोलते हैं कि कुछ बोले, पर पंडित बहुत ईविल तरह से स्माइल करता है उन दोनों को देखकर और वो बाहर की तरफ चला जाता है। प्रतीक और विनय उसे देख ही रहे थे कि इसने हमें जवाब क्यों नहीं दिया, ये इतना शांत कैसे हो गया। मतलब वो होते हैं ना जो जिन्हें कुछ ही बोलो वो हड़बड़ा जाते हैं, इतनी शांति से रिएक्ट नहीं करते, वो थोड़ा सा डर जाते हैं, वो बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। अब ये तीनों स्टैंड पे अकेले थे, किसी को पंडित नहीं दिख रहा था। अब प्रतीक और नयन अभिषेक को ब्लेम करते हैं कि तू हम लोग के साथ प्रैंक कर रहा है, अब तुझे पंडित नहीं मिला मतलब तू हमें डराएगा। यहाँ पर अभिषेक उन दोनों को बोल रहा है कि प्रैंक मैं नहीं तुम लोग कर रहे हो मेरे साथ, तुम लोग इतने बड़े हो गए कि अब मुझे डराओगे यार, मैंने ये सब प्लान किया था, तुम लोग मुझे ही डरा रहे हो। ये सब आपस में यही बातें कर रहे होते तभी टाइम की जिप वापस से ओपन होती है और पुजारी वापस अंदर आता है। और अब ये लोग पुजारी से पूछते हैं तू बता पुजारी अभी के अभी तू बता। बहुत सीरियस होकर पुजारी से पूछते हैं कि तू पीछे बैठ के मूवी देख रहा था या तूने आगे आकर मेरा हाथ पकड़ा था, तू अभी के अभी बचा। उसे सच सच पूछता है और यहाँ पर पुजारी जो बोलता है वो सुन के तीनों की फट जाती है। पुजारी बोलता है कि वो बाहर बैठकर ही मूवी देख रहा था आग के पास, क्योंकि उसे अंदर अच्छा नहीं लग रहा था, उसे डर लग रहा था तुम लोग जो कर रहे हो, और उसे बाहर भी सच बताऊं तो डर ही लग रहा था, तो इसलिए वो आग के पास बैठा हुआ था। ये सोचिए कि वो सेफ़ है और मूवी देख के खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। अब पुजारी जैसे ये बोलता है सबकी फट जाती है। वो थोड़ा सा भी डाउट नहीं करते पुजारी पे, क्योंकि सबको अलग अलग चीज़ें फील हुई थी अंदर, और स्पेशली अभिषेक को उसने कुछ ऐसा फील किया था जो कि शायद उसे नहीं करना चाहिए था। और ये सब के बीच में प्रतीक बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो बोलता है ये क्या चूतियापंती हो रही है, ये सब इस बोर्ड के कारण हो रहा है। और वो उस बोर्ड को उठाता है और उस पर अपने लाइटर से आग लगा देता है और उसे जहाँ पे उन्होंने जो कैंप फायर बन रखी थी वहाँ पर फेंक देता है कैंप फायर के ऊपर। वो बोलता है ये सब इस बोर्ड की गलती है, ये सब स्टूपिड गेम तुम लोग पता नहीं क्यों खेलने के लिए लाते हो, पता नहीं क्या एक डिल्यूजन हो रहे हैं, झूठ बोल रहे हो, प्रैंक कर रहे हो, मैं थक गया इस चीज़ से। और पुजारी तू भी इस सब में शामिल है। और तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है किसी के चिल्लाने की।
पुजारी के जोरों से चिल्लाने की आवाज़ आती है, अभिषेक, अभिषेक, बचाओ, बचाओ मुझे। और ये सब सुन के चारों के चारों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो सब के सब पुजारी की तरफ देखते हैं कि इज़ ही इवन रियल। पर पुजारी बोलता है कि हाँ मैं असली ही हूँ, मुझे भी वो आवाज़ सुनाई दे रही है। और वो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे पुजारी पर धीरे धीरे उन सब की आवाज़ें जंगल से आना स्टार्ट होती हैं और सब यही चिल्ला रहे होते हैं, बचाओ, बचाओ। अब ये सब के सब इतना ज़्यादा डर जाते हैं और जैसे ही प्रतीक देखता है, मतलब वो थोड़ा फोकस करके अंधेरे में देखने की कोशिश करता है, उसे वहाँ पर एक शैडो दिखती है जो कि बड़ी अजीब सी थी और बहुत ज़्यादा बड़ी थी साइड में। उसकी इतनी फटती है कि वो सबको बोलता है कि जल्दी टेंट के अंदर आओ, वो जल्दी टेंट की जिप बंद कर लेता है। और अब वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। वो सब के सब बहुत ज़्यादा डर गए थे और सबके सब को जितनी भी हनुमान चालीसा आती थी वो वहाँ पर गाना शुरू कर देते हैं। इवन वो पुजारी को बोलते हैं कि प्लीज़ भाई हनुमान चालीसा पढ़, प्लीज़ कुछ भी कर, हमें यहाँ से बचा। और पुजारी भी डरा हुआ हनुमान चालीसा पढ़ रहा है और सबके सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और उन्हें बाहर से बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ आती है और टेंट के बाहर से जिस साइड फायर थी वहाँ पे उन्हें शैडो फील हो रही थी। इन सबको बचाओ, बचाओ, एक दूसरे की आवाज़ें, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं बाहर से, बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आती हैं और काफ़ी सारी हलचल महसूस होती है। पर फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे। ये बस टेंट के अंदर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और एक दूसरे को हाथ पकड़े बैठे थे कि कोई फिर से कहीं कोई डिलीजन ना हो। और अब रात के 3 बज चुके थे, ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे निकल चुके थे। बाहर जो भी स्पिरिट थी अब वो और भी ज़्यादा हॉस्टाइल हो चुकी थी। वो यहाँ वहाँ चीज़ों को तोड़ रही थी, बाहर चीज़ों के टूटने की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा चीखें आ रही थी। और अब ये तीनों और भी ज़्यादा डरे हुए थे। सिर्फ पुजारी ही था जिसके पीछे ये लोग, मतलब जिसके हाथ पकड़ के बैठे हुए, पर उनका भरोसा पुजारी पे ही था क्योंकि उसे एक हनुमान चालीसा पूरी आती है। और बस ये सब के सब प्रे कर रहे थे कि प्लीज़ आज बचा लो भगवान, हम लोग कभी ऐसी जगह पे नहीं आएंगे। और ऐसे ही करते करते ऑलमोस्ट सुबह हो जाती है और सुबह तक की आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। और जैसे ही इन्हें सूरज की रोशनी दिखती है सुबह 5 बजे, इनको थोड़ी जान में जान आती है। ये लोग रात भर ऐसे ही बैठे हुए थे, सो भी नहीं पाए थे, बस डरे हुए बैठे थे कि शायद ये आज बच भी नहीं पाएंगे। और जैसे ही इन्हें सूरज की रोशनी दिखती है और सब कुछ शांत होता है, ये लोग जिप खोलते हैं टेंट की और जल्दी से सब कुछ उठा के अपना भागने की कोशिश करता है। टेंट वेंट छोड़ के जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उठाते हैं और बस भागते हैं। बट भागने से पहले ये थोड़ा रुक के देखते हैं आसपास अपने टेंट की तरफ। और जो ये लोग देखते हैं वो देख के इनकी और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। इन्हें सांस आना बंद हो जाती है और बस इनके लिए सब कुछ थम जाता है क्योंकि, और ये देखते हैं कि इनके टेंट के चारों तरफ 2 बड़े सर्कल बने होते हैं ब्लड से, जो देख के इनकी हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और उस ब्लड सर्कल में बिल्लियों के सर रखे होते हैं जो कि एग्जैक्ट 4 होते हैं और वो एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे रखे होते हैं जिस पोजीशन में बैठे थे बीजा बोर्ड खेलते हुए 3, और इससे थोड़ा दूर पीछे 1, मतलब पुजारी का अलग। और वो सर क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहे थे इन चारों को, जैसे कि इन चारों के सर वहाँ पर होने थे और उस सर्कल में अजीब से पैटर्न बने होते हैं। और ये सब देख के ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अब ये लोग बिना कुछ देखे भागते हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ के बिना पीछे मुड़े ये लोग एक भी बार पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं और एक भी बार सांस लेने की रुकते भी नहीं। ये लोग बिना रुके भागते हैं अपने फार्म हाउस की तरफ। अब ये लोग फार्म हाउस जैसे ही पहुंचते हैं ये चाबी जल्दी से फार्म हाउस खोलते हैं और अंदर जाकर फ्लोर पर ही बैठ जाते हैं जहाँ दरवाज़ा ओपन ही होता है और सबके सब दरवाज़ा अंदर से बंद करते हैं चाबी से और बस यहाँ वहाँ लेट जाते हैं और बैठ जाते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं और सब एकदम डरे हुए होते हैं। सब थोड़ा सांस लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि इतना दूर से भाग के आए थे और बहुत ज़्यादा थके हुए थे। और अब ऑलमोस्ट 5:30 ही बजे होंगे और ये सोच रहे थे कि हाँ हम फार्म हाउस तो पहुँच गए, हम सेफ़ हैं, सूरज की रोशनी भी निकल आई है। पर तभी उनके दरवाजे पर होती है दस्तक। वो सबके सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं अब। और एक अजीब सी खामोशी हुई थी उस खटखट के बाद और तभी एक और बार होती है। अब इस सब में ये लोग इतना डर चुके हैं कि पुजारी को शायद हार्ट अटैक ही आने वाला था
और बस अभिषेक ये देखता है और वो खड़ा होता है। उसे लगता है कि उसे शायद देखना पड़ेगा कि कौन है दरवाजे के पीछे, पर अभिषेक जैसे ही जा रहा होता है की होल से झांकने के लिए, वो दरवाज़ा ओपन होता है। और अभिषेक बस अब सबसे आगे खड़ा होकर देख ही रहा होता है कि दरवाज़ा ओपन होता है और पीछे से जो आदमी खड़ा था वो उनका माली होता है, जो उस फार्म हाउस को संभालता है, जो खाना बनाता है वो होता है। अब ये वो उस माली को सब कुछ बताते हैं और माली बोलता है, साहब आपका इतना बड़ा फार्म हाउस है, फिर भी आप इतना दूर जंगल में जा रहे हैं और वो भी बिना बताए। आपको पता है आपने कितनी बड़ी गलती की है वहाँ जाकर। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो वहाँ से जिंदा वापस बच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हुआ था अगर आपको पता होता आप गलती से भी उसके आसपास भी जाने की कोशिश नहीं करते। कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं? क्योंकि फिर जो रामू काका, मैं रामू काका बुला रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है उनका एक्चुअल नाम क्या था, वो उन्हें बताता है कि अब से करीबन 120 या 100 साल के अराउंड वहाँ पर आदिवासी रहा करते थे। और ऐसे नहीं कि बहुत हॉस्टाइल थे, नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे और काफ़ी ज़्यादा एक साथ, मतलब काफ़ी शांति से रहते थे। और कोई वहाँ पे गलती से चले भी जाता था, मतलब ये जो जैसे विलेजर्स लोग जो जहाँ पे रामू काका रहते थे, वहाँ के लोग अगर गलती से चले भी जाते थे तो वो ऐसे नहीं कि उन्हें मारते थे, नहीं, वो बस उन्हें बोलते थे कि तुम बाहर रहो, ये हमारा एरिया है। वो काफ़ी फ्रेंडली थे, ऐसे जैसे उन्हें बुरा लगता है कि हम इसे बोल रहे बाहर है ना, वो उन्हें कुछ फ्रूट्स भी देते थे। वो बहुत फ्रेंडली लोग थे, वो किसी को हार्म नहीं पहुँचाते थे। वो जस्ट जंगल से जो भी जानवर हैं, मछलियाँ हैं, उन्हें मारते थे, खाते थे, थोड़ी बहुत चीज़ें करते थे। बट उनकी एक कॉमन चीज़ थी, वो जंगल की देवी को बहुत ज़्यादा मानते थे, उनकी देवी, कुल देवी जो कहना है तुम्हें। और वो उनके लिए पूजा करते थे हर साल या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे। और इन ऐसी चीज़ों में एक रिचुअल होता है बलि का, तो वो उन्हें 3 बिल्लियों की बलि देते थे ताकि वो देवी खुश रहे। और वो देवी किसी बच्ची में आती थी उनके विलेज की, जो जैसे तुमने देखा हो ना, माता आती है कोई भी बच्चे को, तो बच्चे को या बड़े को, तो वो एकदम से अलग ही वेव पहने लगती है, अलग सब कुछ हो जाता है। वैसे ही उस जंगल पे देवी आती थी और वो लोग उनकी पूजा करते थे और 3 बिल्लियों की बलि देते थे। पर एक टाइम पे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ने लगता है, बारिश नहीं आती काफ़ी टाइम तक और सब कुछ। और वहाँ पर थोड़ी सी खाने की किल्लतें हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर वो लोग खेती भी करते थे, तो बिना बारिश के वो खेती भी मुश्किल से हो रही थी। और ये लोग सिर्फ जानवरों को मारकर उन पर डिपेंड नहीं हो सकते या सिर्फ फल नहीं खा सकते। इनकी खेती में प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी सूखा पड़ गया था, नदी भी धीरे धीरे छोटी हो रही थी, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। तो यहाँ पर इनके जो ग्रुप का मुखिया होता है वो एक डिसीजन लेता है जो कि उस पूरे कबीले को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसे एक सपना आता है कि कुलदेवी वो जो बलि दे रहे हैं उससे खुश नहीं है, उन्हें इससे ज़्यादा कुछ चाहिए। और ये देख के वो सोच में चले आता है। और एक दिन रात को एक फैमिली होती है उसके ही कबीले की, जिसमें एक अच्छा खासा आदमी जिसकी एक बीवी होती है, जिसे वो काफ़ी प्यार करता है, और उसकी एक बच्ची होती है। वो उन तीनों को रात को ही काफ़ी बेदर्दी से मार देता है एक के बाद एक। और ये सब वो एक ही रात पे करता है और सुबह तक वो बलि तैयार कर देता है, उनके सर काट कर जिस जगह पर वो लोग पूजा करते थे वहाँ पर जाकर रख देता है। और जैसे ही अगले दिन सब पूजा करने के लिए आते हैं, वहाँ पर सब के सब डरे हुए होते हैं और काफ़ी मातम का माहौल होता है वहाँ पर फिर भी वो लोग रिचुअल नहीं रोक सकते वहाँ पर। वो सब बहुत डरे हुए थे और डिसअपॉइंट थे डिसीजन से, पर फिर भी वो लोग पूजा करते हैं। वहाँ पर उस बच्ची को आगे करते हैं जिस पे देवी आती है, और वो देवी आती भी है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाती हैं आते ही उस बच्चे की बॉडी में। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और भारी आवाज़ में चिल्ला के बोलती है मुखिया को, मैं कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा था, तुम लोग जो मुझे देते थे तुम लोग की रक्षा करने के लिए, वो मेरे लिए बहुत था। तूने अभी जो किया है, तूने एक अच्छी खासी फैमिली को बर्बाद किया है, जिसकी सज़ा तू भुगतेगा। तू यहाँ पर उस फैमिली की आत्मा के साथ हमेशा के लिए तड़पेगा, वो तुझे हमेशा टॉर्चर करेंगी तेरे मरने के बाद भी। इसके अगले साल भी यही होता है।
वहाँ पर बहुत सूखा पड़ जाता है, वहाँ पर बिल्कुल कुछ खाने के लिए नहीं बचता है, वो पूरा जंगल सूख जाता है। और इवन वो जो पूजा होती है वो अगले साल भी होती है, लेकिन इस बार बच्चे की बॉडी में कोई नहीं आता है। बेसिकली वो कुलदेवी वहाँ से जा चुकी थी, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचता है। तो ये कबीले वाले भी यहाँ से उठ के चले जाते हैं वहाँ पर, जैसे कुलधारा में हुआ था। उस टाइम टाइम के साथ सब कुछ ठीक होता है, वेदर चेंज होता है और वापस से जंगल वापस से जैसा था वैसा हो जाता है। बट वहाँ पर एक चीज़ नहीं बदलती, वो था वो मुखिया। और उसने जिन 3 लोगों को मारा था, वो लोग जो मुखिया को टॉर्चर करते हैं, और फिर रामू काका बताते हैं कि तुम लोग जहाँ पर गए थे वो एग्जैक्ट वही जगह थी जहाँ पर मुखिया ने उन तीनों लोगों को मारा था। क्योंकि मुखिया बहुत ज़्यादा ईविल है, वो हमेशा जब भी वहाँ पर कोई जाता है वो उसे भी पकड़कर बलि देने की कोशिश करता है कुलदेवी को खुश करने के लिए, ताकि कुलदेवी खुश होकर उसे माफ़ कर दे। वो हर बार यही करता है और यही करने की फिराक में लगा रहता है। पर तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम लोग को बचा लिया गया वहाँ से। तुम लोग अपने आप को बहुत किस्मत वाला कंसिडर करो और दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना और ऐसी जगह में मत जाना जिस जगह के बारे में तुम लोग जानते नहीं हो। और थोड़ी देर बाद ये लोग गाड़ी उठा के निकल लेते हैं शहर की तरफ। अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं बदला हुआ था, ये लोग सही सलामत थे, सब सेफ थे। बस ये लोग आते टाइम जो पुजारी का मजाक उड़ा रहे थे कि तू फट्टू है, उसको डराने की प्लानिंग कर रहे थे। अब पुजारी ने की वो साइड देखी थी, यहाँ ये लोग उससे भीख मांग रहे कि तू प्लीज़ हनुमान चालीसा का और हमें बचा और हमारे साथ रहे। और जिस तरीके से डर रहे थे ये लोग, अब पुजारी इनका मजाक उड़ा रहा था। सो या दैट्स इट फॉर टुडे स्टोरी। आई होप तुम लोग को स्टोरी पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में स्टोरी को रिव्यू करना मत भूलना, या फिर स्टोरी टेलिंग को, या फिर तुम लोग को जो पार्ट अच्छा ना लगा हो, चाहे वो स्टोरी के बारे में या मेरे सुनाने के बारे में, क्योंकि स्टोरी का तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, वो एज इट इज़ रहेगी। तुम लोग को जिस भी तरह की स्टोरी ज़्यादा पसंद हो, साइकिक, पैरानॉर्मल, ट्रैजिक या फिर किसी भी तरह की, तुम लोग पूछ सकते हो या फिर मुझे बोल सकते हो। मैं उस बारे में रिसर्च करूँगा या वो स्टोरी ढूंढ के लाऊंगा, या फिर तुम लोग अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। सो या that's it for this video. Thank you so much for watching. Stay safe, stay positive, and stay with your loved ones. Thank you so much for watching. Good night. Peace out.